जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज का लोकेशन देख करके आपको एक सॉन्ग याद आ रहा होगा कि तेरी मिट्टी में मिल जावा बन गुल के दिल खिल जावा बस इतनी सी है आरजू। यही अंतिम सत्य है, यानी कि हम सबको 5 तत्वों में विलीन होना है। वायु अग्नि जल पृथ्वी आपको पता है। और ये लोकेशन लेने की एक वजह ये है कि यानी गत जो रात्रि बीती है आपकी, उस रात्रि में यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पता ही आपको। तो कुछ यानी कि बिजली के जो हैं तार वगैरह टूटे हुए हैं, इसलिए स्टूडियो में लाइट नहीं आ रही है, इसलिए ये लोकेशन बाहर लेना पड़ा है। और इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि आपकी जो चैनल है उस चैनल पर आपके लिए वीडियो बहुत लेट हो रही हैं। 2 हफ्ते से मैथ की वीडियो नहीं मिल पा रही थी आपको। बहुत सी वीडियो में आपको दिक्कतें होने का जो हुई हैं, उनके लिए हमने आपसे सॉरी बोला, खेद किया। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है और आपको सिलेक्शन लेने के लिए हमें काम करना होगा। हमारी पर्सनल लाइफ में क्या उठा पटक चल रही है, उथल पुथल हो रही है, इससे मतलब नहीं है आपको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सफलता के लिए आपको सिर्फ ज्ञान अर्जन करना है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हम लोग की जो भी पर्सनल लाइफ है, जो भी बाधित होती है, उसका असर चैनल पर ना पड़े और आपको वीडियो प्रॉपर मिलती रहे, चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो। तो देख रहे हैं आप मौसम कितना अच्छा है, बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में ही हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज मंडे और मंडे की क्लास आपको होती है, हिस्ट्री क्लास और मैथ की क्लास मिलती है। शाम को मे भी आपको मैथ की क्लास मिल जाएगी, क्योंकि मैथ के लिए बोर्ड की आवश्यकता होती है। और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको मैथ की क्लास शाम को मिल जाएगी। बट अभी तो हम लोग इतिहास की बात करते हैं, तो हिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में आपने पिछली क्लास में देखा था कि नंद वंश का अंत हो चुका था और मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी। मौर्य वंश की स्थापना का आपको यानी कि मौर्य वंश हमें पढ़ाना है। तो मौर्य वंश में अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक कहे जाते हैं और अंतिम शासक बृहदत्त माने जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो एक पूरा क्रम है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा हैं, उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार होता है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक है, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल है, कुणाल का उत्तराधिकारी दशरथ है, दशरथ का उत्तराधिकारी संप्रति है, संप्रति के बाद आते हैं एक शतशती आते हैं, फिर एक धनुष आते हैं और एक फिर लास्ट में आपके आते हैं यहाँ पे बृहदत्त आते हैं। तो आपको पढ़ना इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना है, सिर्फ आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और लास्ट में बृहदत्त, ये सिर्फ आपको देखना है और बाकी हमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो मौर्य वंश की शुरुआत होती क्या है, 322 ईसा पूर्व अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। अब चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर कहा जाता है कि वो शूद्र है। कुछ वो लोग कहते हैं वो शूद्र कुल के हैं, कुछ लोग कहते हैं वो क्षत्रिय कुल के हैं। तो ये विवाद काफ़ी लंबा है कि क्षत्रिय है या शूद्र है। पहले शूद्र की व्याख्या जान लें आप कि शूद्र का शब्द, पहली बार जो शूद्र शब्द का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र है, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख आप जानते हैं कि एक ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य में पहली बार कहा गया है। फिर आप देखते हैं तो विष्णु पुराण पर टीका करने वाले श्रीधरण इतिहासकार महोदय कहते हैं कि ये शूद्र वंश के थे। फिर अगर हम और जाते हैं तो एक मुद्राक्षस आपने पढ़ रखा होगा, विशाखदत्त द्वारा लिखी पुस्तक मुद्राक्षस। तो मुद्राक्षस अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी इनको शूद्र ही दर्शाया गया है। लेकिन क्षत्रिय कहाँ कहाँ कहा गया है ये समझ लीजिए आप। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को ग्रहण किया था। तो जैन धर्म को ग्रहण करने के कारण, जैन धर्म जो अगर कहें, जैन जो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे वो क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। उनका गोत्र अलग है लेकिन उनकी जो वंश है वो क्षत्रिय है। महावीर की बात करें, बुद्ध की बात करें, दोनों क्षत्रिय परिवार से थे, तो इसलिए वहाँ पर इनको क्षत्रिय दिखाया गया है। बुद्ध में यानी बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण होता है वहाँ भी इन्हें क्षत्रिय ही बताया गया है। तो ये रही इनकी अवधारणा कि शूद्र थे, क्षत्रिय थे। कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया है, कभी कभी आरओ की परीक्षाओं में पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहाँ उल्लेखित किया गया है। तो ये आपके लिए यानी कि आरओ के लिए क्वेश्चन बना, इसमें वनडे का कोई रोल प्ले नहीं होता है। अब अधिक विद्वानों का मत होता है कि इन्हें क्षत्रिय माना गया है, शूद्र यानी कि बहुत कम विद्वानों का मत है। भारत में अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो इनको क्षत्रिय ही मानते हैं। इन्होंने गद्दी पर पदभार ग्रहण किया तो इन्होंने अपना प्रधानमंत्री यानी सर चाणक्य महोदय जी को बनाया, क्योंकि चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त बिना चाणक्य नहीं। ये दोनों किए यानी कि कह सकते हैं एक दोनों का गुरु शिष्य का एक ऐसा उदाहरण है कि जो आज हमारे देश में अगर बन जाए तो हमारे देश में भी अगर गुरु शिष्य जैसा ऐसा रिश्ता बन जाए तो वो शिष्य ये सदैव तय है। ये मान लीजिए आप कि उस शिष्य का फिर उद्धार होना, उस शिष्य को विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस ऐसा रिश्ता बनना चाहिए आपके गुरु से और आपका, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य जी को बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का जो चिन्ह रखा, यानी राज्य की जो चिन्ह रखा वो मोर रखा, नाचता हुआ मोर। क्यों रखा, क्योंकि इनकी मम्मी जो थी मूरा थी और उन्होंने मौर्य वंश का वो यानी कि मोरों का पालन करती थी वो, इसलिए इन्होंने नाचता हुआ मोर रखा। ये प्रश्न पूछा भी गया है, किस शासक
के पताका पर या किस शासक के सिंहासन पर मोर नाचता वो मोर अंकित था, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मौर्य वंश के शासक के ध्वजा पर और उनके सिंहासन पर नाचते हुए मोर की जो तस्वीरें हैं वो अंकित हुआ करती थी। यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका है। अब चंद्रगुप्त मौर्य को पहली बार विलियम जोन्स नाम के इतिहासकार ने सर्वप्रथम पहली बार विलियम जोन्स जी ने इनको एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस कहा था। एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि सैंड्रोकोटस जो है ये पहले भारत में, यानी कहा जाए कि भारत में अगर देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य को, तो पहले यानी कि भारतीय साम्राज्य को स्थापित करने का जो श्रेय है चंद्रगुप्त मौर्य के पास है। अखंड भारत का निर्माण करने का श्रेय है। इससे तुलना की जाती है, ग्रीस में सैंड्रोकोटस नाम के एक शासक हुआ करते जिन्होंने पूरा एक ग्रीस बनाया था, यानी एक पूरा छत्रराज्य बनाया था। तो एक छत्रराज्य की स्थापना करने के कारण इनको सैंड्रोकोटस कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अच्छी तरह से शासन कर रहे हैं, अपनी शिक्षा अपनी पद्धति को सब कुछ बना रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य को चाणक्य ने 7 भागों में बांटा था। इसे कहते हैं सप्तांगिक सिद्धांत। सप्तांगिक सिद्धांत क्या होते हैं, यानी कि चाणक्य महोदय के अनुसार कहा जाए तो चाणक्य महोदय ने शरीर को, यानी इस पूरे शरीर को 7 भागों में बांटा था। जैसे आपको बताया गया है कि ऋग्वेद में इस शरीर को 4 वर्णों में बांटा गया था। ये ब्राह्मण है हमारा, ब्राह्मण यानी कि मस्तक पूरा ये हमारा ब्राह्मण है, ब्राह्मण मुखानाम, ब्राह्मण मुख ये हमारा ब्राह्मण है। ये चेस्ट और ये भुजाएं ये क्षत्रिय का प्रतीक है। उदर हमारा यानी पेट और जंघाओं तक हमारा ये वैश्य है, और जंघाओं यानी घुटने से नीचे तक का हमारा शूद्र पाठ आता है। ये विभाजन हमारा वैदिक काल में था। लेकिन इसी विभाजन को हम देखते हैं चाणक्य जी ने कैसे दर्शाया है। चाणक्य जी कहते हैं ये शरीर है, ये शरीर एक राज्य है, एक राज्य है। इसका जो आंखें जो है इसकी प्रधानमंत्री हैं, ये नियंत्रण करती हैं। आंखें जो है प्रधानमंत्री का कार्य करती हैं कि पूरी बॉडी पूरे शरीर पर नियंत्रण रखती है। कहाँ क्या हो रहा है, अच्छा क्या कहाँ क्या चल रहा है, मक्खी काट रही है ठीक है, मच्छर काट रहा है ठीक है, ये पूरा देख रेख करते हैं। ये जो हाथ हैं इसके सेनापति हैं। जीव जो जिह्वा जो है मुख है ये राजा है, ये आदेश देती है ठीक है। ये जो पैर हैं ये इसके सेवक हैं, दास हैं। यहाँ प्रजा अगर हम बात करते हैं तो पेट हमारी यानी जो हमारा उदर है ये प्रजा है, क्योंकि प्रजा का पेट कभी आप भर नहीं सकते। तो चाणक्य जी ने जिस प्रकार दर्शाया है इसे 7 भागों में बांट कर रखा जाए तो सप्तांगिक सिद्धांत इसे कहते हैं, जिसका उल्लेख आपको इंडिका पुस्तक में मिलेगा। क्यों मिलेगा अभी हम उसका भी उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2-3 बातें मिली। एक प्रश्न और बन जाता है अच्छा सा कि मौर्य वंश की भाषा क्या थी। तो मौर्य वंश की भाषा पाली भाषा थी, आपको पता है। यहाँ पे प्राकृत मत रखिएगा, बहुत से लोग प्राकृत लगा देते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, और जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत है, और बौद्ध धर्म की भाषा जो है पाली है। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कतें होंगी कि उन्होंने पाली भाषा को अपनाया है, ना कि प्राकृत भाषा को अपनाया है ठीक है। प्राकृत या आर्धमागधी कह लें उस भाषा के लिए। तो यहाँ पे हमें जैन जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, पाली है। क्योंकि जब वंश किसी को पढ़ते हैं कोई वंश, तो आप उस वंश में क्या होता है कि उस वंश में हमें भाषा पढ़नी होती है। जैसे कि मौर्यों की भाषा आपको मालूम चल गई पाली है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, आप मुझे इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में आप दोगे ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की ये बारे में छोटे से हमको जानकारी मिली। चंद्रगुप्त मौर्य राज कर रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे थे, लेकिन तभी क्या होता है 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर भारत की ओर रुख करता है। ये सेल्यूकस निकेटर वही सेल्यूकस निकेटर है जो सिकंदर का उत्तराधिकारी है और सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद जो उत्तर भारत का ही भाग है ये इसको बंटवारे के लिए मिलता है। निरयाकस और मेनांडर को अलग अलग भाग मिल जाते हैं। जो निरयाकस जल सेनापति था उसको अलग मिलता है, इनको अलग मिलता है, लेकिन भारत का जो हिस्सा है वो सेल्यूकस निकेटर को मिलता है। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने यानी कि अपने राजा कहें, अपने भगवान कहें, उसके भगवान यानी कि सिकंदर की जो मंशा थी भारत पर एक छत्र राज करने की, यूनानियों का पूरा साम्राज्य हो, वो उसको पूर्ण करने के लिए अटैक करता है। लेकिन उस समय उसको पता है कि अब मगध साम्राज्य का जो राजा है यानी कि मगध साम्राज्य शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। राजधानी पाटलिपुत्र वही रहेगी जो राजधानी पहले थी। लेकिन शायद ये सेल्यूकस निकेटर भूल गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य उनकी सेना में रह करके उनकी कमियों को जान चुके हैं, उनकी कमियों की पूरी तरह से उनको अवगत हो चुके हैं कि इनकी कमियां क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य उसी पद्धति से लड़ना शुरू करते हैं और सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देते हैं। सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है और ये हार के कारण सेल्यूकस निकेटर को संधि करनी पड़ती है। संधि के तौर पर सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की यानी पत्नी की बात करें, यानी कि भारत की पहली विदेशी बहू की बात करें, तो विदेशी बहू आती हैं वो है हेलेना, जिसका नाम कार्लिना भी आपको मिलता होगा। कार्लिना, इंडिका में हेलेना और कार्लिना दोनों का उल्लेख किया गया है, लेकिन आपकी जो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की जो किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें आपको हेलेना कार्लिनिया मिलता है आपको ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब इन दोनों का यानी कि एक संधि के तौर पर विवाह होता है। भारत में पहली विदेशी बहू आती है
पहली विदेशी बहू से याद आता है, आपको भी बहुत लग रहा होगा कि सोनिया गांधी जी हमारे यहाँ विदेशी बहू हैं। हमारे यहाँ बहुत से देखा जाए विदेशी दामाद भी आने लगे हैं, तो विदेशी बहू और विदेशी दामाद ये चक्र चलता रहेगा। प्राचीन से जब लेके हम चलना शुरू करेंगे तो आधुनिक तक हम आएंगे, इन चीज़ों को लेके में आएगा। रामायण में अगर जाएंगे तो सीता मैया को भी विदेशी बहू ही कहा जाता है, क्योंकि नेपाल में उनका जन्म स्थान बताया जाता है, लेकिन वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, आज वो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीता मैया यहीं की थी। चलिए ठीक है, हम ये थोड़ा सा मजाक था, इनको सीरियस मत लीजिएगा, थोड़ी सी पढ़ाई में ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जोड़ने के लिए। तो अब होता क्या है, सेल्यूकस निकेटर की पहली पत्नी का नाम यानी कि आप देख रहे हैं हेलेना है, लेकिन इससे पहले अगर हम बताएं तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो हेलेना है ये चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी बनती है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन में उनकी प्रेमिका एक है जो उनकी बाद में अर्धांगिनी बनेंगी, उनकी पत्नी बनती है, उनका नाम है दुर्धरा। लेकिन किताबों में इनका उल्लेख बहुत कम मिलता है कि दुर्धरा क्या है। तो दुर्धरा की बात अगर करें तो ये जो है धनानंद की पुत्री थी और इन्हीं से पुत्र पैदा होता है बिंदुसार। हालांकि बड़े पुत्र का नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े बेटे का नाम है जस्टिन। जो जस्टिन पैदा होगा हेलेना यानी कार्लिनिया से जो पैदा होता है वो पुत्र। लेकिन चाणक्य कभी जस्टिन को राजा नहीं बनाएंगे, जस्टिन इसलिए राजा नहीं बनाएंगे क्योंकि जस्टिन में दो यानी कि अगर कहें तो यहाँ भारतीय और यूनानी दोनों का मिश्रण है, वो दोनों का मिश्रण यानी कि पूर्ण रूप से वो भारतीय जो है नहीं है वो, इसलिए उसको राजा नहीं बनाया जाता। ठीक उसी प्रकार जैसे अपने पप्पू की बात कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि आप समझ गए होंगे हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की अगर बात करें, राहुल गांधी जी के पिताजी तो भारतीय हैं लेकिन माता जी उनकी विदेशी हैं, इटली की मूल निवासी हैं वो। उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है, लेकिन इटली मात्र दुनिया का ऐसा देश है जो अपने नागरिक को कभी छोड़ता नहीं है। नागरिकता आप किसी देश की भी ले लें तभी इटली नागरिकता अपनी समाप्त नहीं करता है। तो हमारे देश में अगर देखा जाए, हमारे देश के जो चाणक्य लोग हैं, हमारे देश के राजनीतिक पंडित जो लोग हैं, वो बात करें तो वो इसीलिए राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देखना चाहते हैं और शायद ये संभव भी ना हो पाए। या अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी जी देखिए 2004 का चुनाव जीती, 2019 का चुनाव जीती वो, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया। ये कुछ प्राचीन बातें हैं जो आपको आधुनिकता से जोड़ेंगी। आप अगर जोड़ोगे तो बहुत मजा आएगा। यार ये इतिहास तो पहले हो चुका है, शायद चंद्रगुप्त मौर्य में ये इतिहास हो चुका है। तो अब समझना यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य की जब शादी हेलेना से होती है तो हेलेना भाई उसको तो ग्रीस भाषा आती है, भारतीय भाषा तो आती नहीं है वो, तो कैसे वो तालमेल बनाएगी, किसी पराए घर में रहेगी तो कैसे उसकी भाषा को सीखेगी। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वो राजदूत कम कह सकते हैं केयर टेकर है, किसका, हेलेना का, कार्लिनिया का केयर टेकर है। तो अब वो क्या कहता है, यानी कि भाषा की ट्रांसलेशन लेटर के तौर पर वो काम करेगा, है ना, समझिएगा इस चीज़ को। तो भारत में यानी कि एक प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यात्री भारत आया था या कौन राजदूत आया था, तो वो है आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम है इंडिका, और मेगास्थनीज की इस पुस्तक में 7 ही अध्याय हैं, जो वो 7 अध्याय हैं जिसको चाणक्य महोदय ने सप्तांगिक सिद्धांत का नाम दिया था। राज्य को 7 भागों में बांटा था, तो ये वही जो 7 भाग हैं, ये वही भाग यहाँ पर दर्शाए गए हैं इस पुस्तक में, इंडिका पुस्तक में। और आपको शायद ये भी पता होगा कि यही इंडिका पुस्तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जब आगजनी की जाएगी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो ये आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। जो वर्तमान समय में आप इंडिका देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन या प्ले स्टोर पर जो आप देख रहे हैं, ये कथित तौर पर लिखी हुई इंडिका पुस्तक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कहानी ये होती है हमारी यहाँ पे कि सेल्यूकस निकेटर से जब युद्ध होता है और संधि होती है तो शादी तो हो गई भाई, हेलेना हमारे घर आ गई, अब हमें भी कुछ देना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान दिए थे। 500 हाथी, उस समय हाथियों का जो गढ़ था, जो केंद्र था, वो क्या था, वो हमारा कलिंग था। कलिंग के हाथी उपहार स्वरूप भेज दिए गए थे 500 हाथी कि भाई आप हमारे क्या हो गए, आप हमारे ससुर हो गए, हम आपके जमाता हो गए, तो आप हमारे जब ससुर हो गए भैया, तो अब हमसे आप हारे ठीक है, लेकिन और किसी से मत हारिए भाई। आप किसी और से हार जाएंगे तो कहेंगे अरे फलाने के ससुर हार गए। बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर जो है उनसे हार गए, तो ये बातें क्या होंगी, ये बातें कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के स्वाभिमान को गिराएंगे, उनके जो उसके कहते हैं रेपुटेशन को कहीं ना कहीं वो डैमेज करेंगी। इसलिए उन्होंने 500 हाथी दान दिए। इसके पीछे एक और वजह भी थी। वजह ये थी कि भारत के व्यापार को दिखाना था, भारत के व्यापार को बढ़ाना था। आप समझो, 500 हाथी हमने आपको दान दिया, कहा भैया ले जाओ, ठीक है, आप क्या ले जाओगे। उस समय तो मैंने कि ट्रक तो बने नहीं थे, ट्रक पर कुछ था नहीं, आप लेके जाओगे अपने यूनान, तो कैसे लेके जाओगे भाई, हमने आपको दिया। तो मगध से हाथी जा रहे हैं, ठीक है, मगध से हाथी जाएंगे, यानी मगध से यानी बिहार से अगर हाथी निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली हरियाणा ये सब होते हुए तब तो आप अफगानिस्तान पहुंचोगे, लेके जाओगे आप। तो ये जो जो राज्य जो होके जाएंगे 16 महाजनपदों में से मल्ल सब जनपद होके जब आप गुजरेंगे, ठीक है, मत्स्य मल्ल इधर जो है हस्तिनापुर कुरुवंश, आप जो पार करते पूरा निकलोगे तो लोग वहाँ के राजा आसपास के लोग पूछेंगे अरे भैया कहाँ से इतना लेके आ रहे हैं, ये हाथी कहाँ से आ रही, इतनी कहाँ से, अरे भैया वो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने दिया है। कहाँ से, अरे मगध से आ रहा है।
कलिंग के हाथी हैं। तो इससे क्या हुआ, एक व्यापारिक केंद्र खुल गया, यानी कि लोगों को, दुनिया को मालूम चल गया कि भारत में हाथियों का व्यापार अच्छा खासा कर सकते हैं। क्योंकि उस ज़माने में हम लोग घोड़ों का व्यापार विदेश से करते थे, यानी अफगानिस्तान की बात करें, वहाँ घोड़ों का जो व्यवसाय, कस्तूरी घोड़े लाते थे हम लोग, ईरान और अफगानिस्तान से हम कस्तूरी घोड़े लाते थे भारत में। यानी जो घोड़े लंबे चौड़े, भारतीय घोड़े छोटे हाइट के होते हैं, लेकिन जो विदेशी घोड़े हैं यानी लंबे चौड़े हाइट के हुआ करते थे, तो हम अपने घोड़ों का व्यापार बाहर से करते थे। हाथी का व्यापार हम यहाँ से करते थे। आपको पता है कि अफ्रीकी हाथी दुनिया में धरातल पर, पृथ्वी पर जो ज़मीन है, सबसे बड़े जानवर जो है वो अफ्रीकी हाथी हैं। सबसे बड़ा जीव जो है वो अफ्रीकी हाथी है पृथ्वी पर, धरातल पर। जल की अगर हम बात करें, पृथ्वी पर यानी जल थल दोनों मिला लें, तो हम वेल का नाम लेते हैं, ब्लू वेल का नाम तब आता है। इसलिए स्थल पर सबसे बड़ा जलीय, स्थल पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है, वो अफ्रीका हाथी है। ठीक है, जलीय जीव में ब्लू वेल और डॉल्फिन आएंगे। ओके, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि राज्य में आ गया कौन, मेगास्थनीज आ गया। मेगास्थनीज ने अपने बहुत सी चीज़ें लिखी, बहुत से कार्य किए, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हुई। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा उनका रुझान यानी कि साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ता है। साम्राज्य विस्तार वो करते हैं, दक्षिण भारत तक उन्होंने अपने साम्राज्य को, यानी एक छत्र भारत को बना रखा था। अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठते हैं और 298 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहेंगे, उसके बाद वो हट जाएंगे। कहते हैं अपने जीवन के अंतिम अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को ग्रहण किया था। यानी जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म, और ग्रहण किससे किया इन्होंने, तो इन्होंने एक, जिसे कहते हैं, देखो जैन धर्म के दो ही महागुरु बाद में हुए। जब जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, आपको पता है ना। एक पड़ता है श्वेतांबर में, एक बनता है दिगंबर में। तो श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर यानी दिशा का, अपना दिशाओं को अपना वस्त्र मानने वाले, है ना, समझिएगा। तो अब यहाँ पे एक मुनि भद्रबाहु है, एक मुनि जो है यहाँ पे स्थूल भद्र है। अब इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि किससे ग्रहण किया शिक्षा इन्होंने, समझना, ध्यान से समझना। मुनि भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, समझ में आया। मुनि भद्रबाहु से, भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक हैं, श्वेतांबर के स्थूल भद्र हैं। स्थूल भद्र आधा सा, स्थूल भद्र में लिखोगे आधा सा, थापे बड़ों का मतलब थूला, स्थूल भद्र, और उसमें आगे देखें श्वेतांबर, तो आधा सा, वहाँ पे एक ही मात्रा, ता आधा मा बार, श्वेतांबर। तो श्वेतांबर आधा सा शुरू हो रहा है, स्थूल भद्र आधा सा शुरू हो रहा है, दोनों यानी संस्थापक और संप्रदाय मैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दिगंबर और यहाँ पे अगर हम बात करें भद्रबाहु तो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को, ये शॉर्टकट है। बोर्ड होता तो मैं शायद बोर्ड पे आपको अच्छे से बता पाता कि श्वेतांबर, स्थूल भद्र, आधा सा आधा सा, संस्थापक जो है और जो संप्रदाय है वो मैच कर रहा है, लेकिन दिगंबर और यहाँ पर भद्रबाहु मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भद्रबाहु से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। भद्रबाहु दिशा को ज्ञान मानते थे, यानी वस्त्र नहीं पहनते थे। अब यहाँ से अगर प्रश्न हम आपसे कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के किस संप्रदाय को ग्रहण किया था, तो आप उत्तर देंगे कि उन्होंने दिगंबर संप्रदाय को ग्रहण किया था। कैसे बताओगे? ऑप्शन में अगर हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर दे दिया जाए आपको, हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर आपको दे दिया जाएगा, तो आप कैसे करोगे? फिर बच्चा जानते हो, बच्चा बौद्ध धर्म जैन धर्म, इतना कन्फ्यूजन उसके दिमाग में है ना कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, वो कभी श्वेतांबर दिगंबर देता है। अरे बौद्ध धर्म की भैया हीनयान महायान है, श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म की है, ये आपको समझना है, समझ रहे हैं आप? तो अब यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय यानी कि 297 ईसा पूर्व जा करके श्रवणबेलगोला में अपने समय को, अंतिम समय को बिताते हैं। और एक पद्धति है संलेखना पद्धति, इसे उपवास पद्धति कहा जाता है। संलेखना पद्धति से अपने जीवन का त्याग कर देते हैं वो, और यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है? श्रवणबेलगोला में होती है, जो कर्नाटक के दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला स्थान है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब समझना यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस आधार पर हुई थी? ये एक संलेखना पद्धति के आधार पर हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद अब होगा क्या कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो उत्तराधिकारी बनते हैं बिंदुसार महोदय। ठीक है, आप समझो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में चंद्रगुप्त मौर्य से कितने प्रश्न बनते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य की भाषा क्या अपनाई? पाली। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नाचता हुआ मोर था। इन्होंने युद्ध कौन सा लड़ा था? 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर से युद्ध में लड़ा था। राजदूत कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। ठीक है, पुस्तक कौन सी लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर दूसरा देखें यहाँ पे, तो इनके प्रधानमंत्री क्या नाम था? चाणक्य महोदय नाम। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त कौटिल्य, यह मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। फिर बात करते हैं चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। कौन कौन से भागों में बांटा था? मैंने आपको बताया था कि मुखा नाम, यानी कि मुख क्या है? राजा है। नेत्र कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ये सब मैंने आपको बताया अभी, ये
रिवीजन दे रहा हूँ, मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ कि आप भाई 2-3 मिनट में आप रिकैप कर लो, ठीक है। क्योंकि लोकेशन आप देख रहे हो, बाहर का मौसम, बारिश देख रहे हो, तो इतनी लंबी वीडियो बनाना भी संभव वो भी पॉसिबल नहीं है और बेकार भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सी बातें आप कहानी के तौर पर सुनेंगे तो कहानी छोटी और एक दायरे में कहानी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बोर्ड रहता है तो बोर्ड पे खेलने में मजा आता है कि हाँ इस सन से हम कुछ निकाल सकते हैं, है ना। अब बिंदुसार की थोड़ी सी कहानी समझ ले। बिंदुसार की कहानी भी क्या है, बस थोड़ी सी, बिंदुसार में ज़्यादा कुछ आना है नहीं। बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं। बिंदुसार एक अयोग्य शासक होते हैं। अयोग्य शासक में समझते हैं आप कि मतलब जितना पिताजी बना के गए हैं, पिताजी जी की जो बनाई संपत्ति उसको भी हम सही से ना देख पाएँ, ना धरोहर रख पाएँ, यही अयोग्यता की निशानी है। जैसे अमिताभ बच्चन इतना बड़ा साम्राज्य बनाकर चले जा रहे हैं, अभी तो जीवित हैं, ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद क्या उनका पुत्र अभिषेक बच्चन, जिससे हम इतनी उम्मीदें लगाए रहते हैं, यानी कि सिनेमा जगत में उन्होंने कुछ नहीं किया, बिजनेस में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा रहे हैं, चेहरा रहा है, क्या उनका बेटा उस चीज़ को बना पाएगा, उस चीज़ को रख पाएगा? यही दिक्कत आती है जब एक बड़ा नाम, यानी कि कहीं ना कहीं अपने बच्चे के करियर में पिता ही रोड़ा बन जाता है। यानी इतना बड़ा नाम आपने बना दिया कि बच्चा आपके नाम के बोझ से ही दब जाता है और आपके नाम के बोझ को आगे लेकर नहीं चल पाता है। तो उसके बेटे अपने बेटे ने इतनी कैपेसिटी रखनी पड़ती है कि वो नाम को आगे लेके चलाए और मुझसे बड़ा नाम कर जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने पिता के नाम को दबाते हुए अपना नाम आगे रखा है। यानी कि अशोक को देख लीजिए आप अशोक ये नहीं कि बिंदुसार का बेटा होगा, लेकिन बिंदुसार को कहीं नहीं छोड़ेगा वो, यानी कि अपने बाबा यानी कि क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के लेवल में खड़ा हो जाएगा। तो ये कुछ गुण होते हैं, कुछ ये जो है परवरिश होती है, कुछ इनके संस्कार होते हैं। बिंदुसार महोदय 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है, और इनकी जो शासनकाल रहेगा, इनका शासनकाल 298 से लेकर के यानी ईसा पूर्व 269 तक जाएगा, यानी कि इनका और घटते क्रम में चला आएगा, वापस आएगा। अब होता क्या है समझना यहाँ पे, बिंदुसार किसके पुत्र हैं? बिंदुसार दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। ये हेलना यानी हेलना का पुत्र जस्टिन है, ये उनके पुत्र नहीं है। बिंदुसार की कई पत्नियां हैं, जिसमें प्रमुख पत्नी का नाम अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख पत्नी उनकी आती है देवी धर्मा। देवी धर्मा कौन? जो अशोक की माता जी हैं। देवी धर्मा है, एक नूर है, इनकी पत्नी का नाम नूर आता है। इनकी पत्नी का नाम चारुमित्रा है, चारुवाकी है, नहीं सॉरी चारुमित्रा है। चारुवाकी तो अशोक की पत्नी का नाम है। फिर यहाँ पे एक नाम आते हैं, सब चीज़ें आती हैं, सब नाम चीज़ें हैं जो इनकी पत्नियों के नाम है कई, ठीक है। अब होता क्या है कि बिंदुसार जब गद्दी पर बैठते हैं तो बिंदुसार जब गद्दी पर इन्होंने शासन की तो इनको एक नाम दिया गया है। बिंदुसार का एक नाम है, वो है अमित्रघात। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार का उपनाम क्या है, तो अमित्रघात है। बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था, किस धर्म को मानता था? वो सांख्य दर्शन का अनुयायी था, वो सांख्य दर्शन को फॉलो करता था। वो जैन धर्म बौद्ध धर्म से ना यानी कि रिलेटिव नहीं था वो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसके बड़े बेटे का नाम है सुशीम, ठीक है, और छोटे बेटे का नाम है श्यामक। और चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है देवी धर्मा से पैदा होते हैं, ये देवी धर्मा की संतान है। लेकिन इनके जीवन में जो बड़े प्रश्न बन जाते हैं वो प्रश्न ये है कि तक्षशिला जानते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय यानी कि शिक्षा का जो केंद्र था मौर्य वंश में वो क्या था? तक्षशिला था। तो तक्षशिला में विद्रोह होता है, स्थानीय विद्रोह होता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले यानी कि अशोक को भेजते हैं और फिर सुशीम को भेजा जाता है। तो अशोक को विद्रोह को दबा के चले आते हैं, लेकिन जब सुशीम जाते हैं तो उस विद्रोह को दबा नहीं पाते हैं। ये दो प्रश्न बन जाते हैं इनके लिए कि इनके शासनकाल में कौन से दो विद्रोह हुए थे। तो तक्षशिला में दो विद्रोह हुए हैं, तो पहले अशोक जाएंगे फिर सुशीम जाएंगे, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं पहले सुशीम गया था फिर अशोक गया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला विद्रोह अशोक दबाने ही जाएगा, ठीक है। उसी समय में उनकी मुलाकात यानी कि जो कलिंग की राजकुमारी हैं, जो आगे चल करके कलिंग इनकी प्रेमिका बनती हैं, और कलिंग के राजा जगन्नाथ, उनसे मुलाकात इनकी होती है ना। तो अब यहाँ पे कहानी आपकी ये समझ में आती है कि जैसे जैसे यानी कि बिंदुसार अपने साम्राज्य यानी पिता के साम्राज्य को देखते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन तब तक क्या होता है कि चाणक्य महोदय थोड़ी दूर हो चुके हैं। चाणक्य महोदय और बिंदुसार के बीच बहुत दूरियाँ आ चुकी हैं, और बिंदुसार के जो प्रधानमंत्री हैं वो चाणक्य नहीं होते हैं। इसीलिए इनके शासनकाल को सबसे, जिसे कहते हैं अयोग्य शासनकाल मांग सकते हैं आप, या कह दें कि मौर्य वंश का सबसे जो है अयोग्य शासक कौन है, वो बिंदुसार है। क्यों है? क्योंकि एक गुरु का जो संरक्षण है, सानिध्य है, वो नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए ये दिक्कतें इनके सामने आती हैं। होता है यहाँ पे सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र बिंदुसार महोदय हैं, ये थोड़ा सा अपना जो रुझान है, अपने जो साम्राज्य का जो विस्तारवादी जो नीति है, इसको रोक देते हैं और थोड़े से धर्म कर्म के प्रति इनका ध्यान लगने लगता है। यानी सांख्य दर्शन की जो सत्संग है उसकी ओर इनका बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा इनका रुझान इधर उधर आने लगता है। लेकिन इनके कार्यकाल में इतने आंतरिक विद्रोह होते हैं कि अपने आंतरिक विद्रोह से ही परेशान है ये, आंतरिक विद्रोह से बहुत ज़्यादा परेशान है ये एक योग्य राजा कैसे बने, क्योंकि आंतरिक विद्रोह ही इनके दबाए हुए पड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि अशोक को मिलते हैं चाणक्य महोदय, और चाणक्य महोदय चाहते थे कि अशोक भारत का यानी कि शासक बने और भारत को फिर से अखंड भारत एक नए रूप में रखे। उन्होंने बहुत सहायता किया, कई प्रकार सहायता किया, क्योंकि अशोक की जो माता जी हैं देवी धर्मा एक ब्राह्मण कन्या थी, और एक जिसे कहते हैं देव विवाह के तौर पर इनकी जो है बिंदुसार को प्राप्त हुई थी वो। लेकिन बिंदुसार इनको महल तक नहीं ले जा पाते हैं, लेकिन
जो है चाणक्य महोदय महल लेकर जाते हैं और एक दासी का जीवन में इनको रखते हैं, दासी के रूप में रखते हैं कि दासी के रूप में रहिए और अपने बच्चे का भविष्य आपका निर्माण हो जाएगा। तो इसीलिए अशोक को देवा नाम प्रिय दासी पुत्र भी कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगी। कॉमन क्या मिलेगी? साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियाँ। लेकिन वहाँ पर क्या है कि एक धार्मिकवादी नीतियाँ हैं और एक वहाँ पे जैसे कहते हैं उग्रवादी नीतियाँ हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की उग्रवादी नीति है, ठीक है, बिंदुसार की धार्मिक नीति है और अशोक की उग्रवादी और नीति है। इन तीनों में अगर एक समानता देखी जाए और तीनों में पेपर में पूछा जाए तो बिंदुसार अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे कि एक यात्री मेरे दरबार में भी आए और मेरे दरबार में भी कुछ लिखा पढ़ी करे, कुछ टीकाकरण करे, कुछ पुस्तकें लिख के जाए। तो ये क्या करते हैं, यूनान के राजा से मांग करते हैं, 3 वस्तुओं की मांग करते हैं। ये प्रश्न आ जाता है 3 वस्तुओं की मांग क्या क्या होती है। एक विदेशी शराब की मांग होती है, यानी कि वाइन मांगते हैं ये। दूसरी मांगते हैं यहाँ पे कहते हैं कि एक दार्शनिक भेजा जाए और एक सूखा फल यानी कि अंजीर, फिग, FIG, फिग, फिग माने सूखा अंजीर, ये इसकी मांग करते हैं कि ये 3 चीज़ हो जाए। तो राजा महोदय क्या करते हैं कि सूखा फल यानी कि अंजीर दे देते हैं और शराब दे देते हैं, लेकिन दार्शनिक नहीं देते हैं। और ये कहते हैं कि दार्शनिक अपने मन का राजा होता है और दार्शनिक अपने मन से ही यानी कहीं जाने आने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए हम आपको दार्शनिक नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक प्रश्न यानी उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के दरबार में कौन यात्री भारत आया था, तो डायमेकस नामक यात्री बिंदुसार के दरबार में आया था, ये कहा जाता है, ये प्रश्न बनता भी है। ठीक है, बिंदुसार अपने अंतिम अवस्था में रहेंगे और अशोक ने अपने 100 सगे संबंधियों को, 100 भाइयों को नहीं, 100 सगे संबंधियों की हत्या कर बनता है मौर्य वंश का शासक। बिंदुसार अपने अंतिम अवस्था में रहते हैं और बिंदुसार अशोक की तनातनी होती है। अशोक को बिंदुसार बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि अशोक बहुत क्रूर स्वभाव के थे। लेकिन जो आपके ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं, इसमें बिंदुसार को और अशोक को देव पुरुष कहा गया है। इनको अवतरित पुरुष बताया गया है, देव प्रसाद बताया गया है, क्योंकि अशोक के पास कई ऐसी चीज़ें थी, अशोक के पास कई दैवी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। आप जब अशोक कभी मैं जब पढ़ाऊँगा आपको तो अशोक में इस चीज़ का उल्लेख करूँगा। तो यानी कि अब आपको अगले वीडियो में से अशोक को पढ़ना है, यानी कि बिंदुसार आपका खत्म हो चुका। बिंदुसार से कोई प्रश्न नहीं बनते हैं। एक उसका उपनाम पूछा जाता है अमित्रघात, जो मैंने आपको नाम बताया। डायमेकस यात्री भारत आया, उसके दरबार में आया था। और अगर हम बात करते हैं, उसने 3 वस्तुओं की मांग की थी, सूखा फल मांग की थी, शराब मांग की थी और क्या मांग की थी, एक जो है दार्शनिक की मांग की थी। ये 3 चीज़ें रखेंगे आप। किस संप्रदाय का अनुयायी था वो? सांख्य दर्शन का अनुयायी था वो। ठीक है, शासनकाल कब से कब तक रहा आपको पता है, तो 298 से लेकर 200 जो है 69 तक इनका शासनकाल रहता है। फिर वहाँ से बनते हैं आपके कौन, अशोक गद्दी पर बैठेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों रखता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा और आप लोग पूरी वीडियो देखिए जिससे आपको जानकारी पूरी मिले। सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं आप लोग, ना करवा रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रखे हैं लेकिन प्लीज़ इसको करवाइए। और वीडियो देखने की संख्या बहुत ज़्यादा होती है लेकिन लाइक और कमेंट्स की संख्या बहुत कम होती है, तो इस पर थोड़ा विचार करिए। आप लोगों को क्या दिक्कत है, मैं सही से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या वीडियो में कोई कमी रह जा रही है तो वो भी तो बताइए कि आखिर आप देख तो रहे हैं लेकिन आप कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, हौसला नहीं बढ़ पा रहा है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं हौसला डाउन होने लगता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और नॉलेज आपको मिला हो परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। ओके, जय हिंद साथियों।